हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉक। आज अपन बात करेंगे आरएस बातचीत 3, है ना। एक वीक का गैप आ गया अपनी बातचीत में। समय नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा समय की कमी है। मुझे खुद को इस चीज़ पे वर्क करना है। मैं पिछले 3 वीडियो से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि समय नहीं मिल पा रहा है, इस पे काम करना है। थर्ड टॉक है अपनी, और इसमें अपन ने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी पे बात पूरी हो चुकी थी, पॉलिटी पढ़ चुका हूँ मैं एक बार, एक रीडिंग हो गई है पॉलिटी की। और मॉडर्न हिस्ट्री की भी एक रीडिंग लगाई है मैंने कंप्लीट। वैसे कंप्लीट तो नहीं हुआ है अभी तक, 90-30 तक आया हूँ। वैसे आरएस का नोटिफिकेशन आ गया है। सीट्स 600 कुछ है। मैं जिस कैटेगरी से आता हूँ उसके लिए कुछ खास रहा नहीं है। जनरल की आरएस, आरपीएस और आरटीएस को मिला के कोई खास सीटें नहीं। आरटीएस में तो आई थिंक जीरो है। इनमें एक दो कुछ है, तो कुल मिला के 5-7 सीट्स हैं। अब 2 डिजिट्स में सीट्स नहीं है पक्का, मुझे देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन वापस। लेकिन सिंगल डिजिट में सीट्स हैं, है ना। तो मैं तो इस परीक्षा को दे भी शायद इसलिए रहा हूँ, इनमें से कुछ अगर बैठ जाए काम तो ठीक है, ना बाकी कुछ, बाकी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो थोड़ा टास्क बढ़ ही गया है, ऐसा मान लो, है ना। थोड़ा पहले सोचते थे 2 डिजिट में रैंक आ जाए कहीं पे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अब वो भी काम भारी लग रहा है। 2 डिजिट में भी कुछ नहीं रखा, है ना, कम से कम। तो थोड़ा सा ऐसा सेटबैक टाइप कह सकते हो, पढ़ने के जो मोटिवेशन कहते हैं उसको, थोड़ा मोरल। लेकिन खैर, अब बीड़ा उठाया है, बात की है तो इसको पूरा करेंगे। एक अटेम्प्ट तो देंगे अच्छे से। बाकी वही वही जो राम रचि राखा, काक करी तर्क बढ़ावे शाखा, है ना। तो अब मैं थोड़ी बेटर तरीके से बातें कर पाऊंगा। नोटिफिकेशन आ गया है, नवंबर में एग्ज़ाम है, नवंबर लास्ट में प्री का। तो वैसे मैं बैठ के एक बार बनाऊंगा कि कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ूंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तो अपनी जो रेगुलर टॉक है उसी को करते हैं। अब मैं इस नवंबर तक के जो टाइम को 5-6 महीने हैं उसको डिवाइड करूंगा, प्री में इसमें क्या कैसे सब्जेक्ट्स करने हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा मेरे साथ तकलीफ ये है कि मैं थोड़ा सा सिलेबस से हटके मैंने चीज़ें पढ़ ली। मतलब सिलेबस वाली तो पढ़ी है, उसके हटके भी चीज़ें देख ली। मुझे पर्सनली थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था चीज़ें पढ़ने में, और अपने देश का, अपने पुरखों का इतिहास पढ़ने में मौज तो आती है, तो उसी तरीके से पढ़ा है ना। मेंस के सिलेबस में देखोगे तो मोटा मोटी क्या लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। एक तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट से लेके 1965, यानी कि एक तरीके से 1800 से 1965 तक की बात अपने को देखनी है। इसमें भी अलग से लिखा हुआ है प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक मुद्दों जैसा भी कुछ टॉपिक हो सकता है उसमें लिखा हुआ हो। ठीक है, ऐसा ही वो संस्कृति वाला अलग ही टॉपिक है भारतीय धरोहर का, है ना। इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन का अलग से टॉपिक है, राष्ट्रवादी आंदोलन, वो लिखा हुआ है अलग से, मेंस के सिलेबस में मेंशन है। और फिर इंडिया एकीकरण का लिखा हुआ है। धार्मिक सुधार आंदोलन भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, धार्मिक सुधार आंदोलन। और लास्ट अपने सिलेबस में जो लिखा हुआ है कि एकीकरण जो है उसके बारे में। तो ये सिलेबस में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अपन सिलेबस पे स्टिक रहेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इस बार 5 और 10 नंबर के सवाल बनने हैं। तो थोड़ा ध्यान रहेगी चीज़ें, कहाँ से सवाल आ चुका है, कहाँ से आ सकता है। तो ये मेजर अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है। अब इसमें से मैं पूरा हिस्ट्री का पोर्शन 35-36 नंबर का है, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर का। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मान के चलो 10 से 15 नंबर तक का मैक्सिमम आएगा, 15 से तो कम ही रहेगा, क्योंकि आर्ट का खूब पूछने लग गया आजकल। तो 15 नंबर के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया। इतना भी नहीं देना चाहिए था फर्स्ट रीडिंग में। लेकिन एज मैंने वैसे ही बोला कि थोड़ा मज़ा आ रहा था पढ़ने में, और समय फिर पढ़ने बैठे तो कर, जैसे कि शुरू 1800 से करना था, लेकिन मैं थोड़ा पहले से करने लग गया। मुझे लगा कि अंग्रेज जब से आए हैं, कैसे चेंज चेंज हुई है, कैसे सत्ता ट्रांसफॉर्म हुई है, क्या रीज़न रहे, वो सब पढ़ा। और वो सब सिर्फ अकेडमिकली नहीं, खुद की भी दिलचस्पी के लिए कि क्या चीज़ें बनती है पढ़ने में, थोड़ा उस हिसाब से, है ना। तो
बात की थी 1700 से लगभग स्टार्ट पढ़ना, उसके बाद अंग्रेज कैसे आए। वैसे वहाँ से सवाल कुछ बनना है नहीं, है ना? मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई सवाल एग्जाम में कभी बनेगा। अंग्रेज आए तब दे भारत के तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या थी, उनके बारे में सब कुछ वो एक रीडिंग लगाई है, उसमें खास कुछ है नहीं, है ना? वो आपको रीडिंग ही लगानी ताकि पता चल जाए बैकग्राउंड कि अंग्रेज आए तब अपने देश के क्या हाल थे। क्योंकि सवाल ऐसे आ सकता है ना कि मेंस में ऐसा सवाल आ सकता है कि ब्रिटिश के भारत आने से पहले और ब्रिटिश के भारत जाने के बाद उनके बीच में पहले और बाद के में तुलनात्मक कमेंट करो, है ना? ऐसा कुछ आ सकता है। तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, जब ब्रिटिश भारत आ रहे थे तब भारत की क्या कंडीशंस थी और कैसी चीज़ें सब जा रही थी, तो वो सब कुछ पढ़ा। उसके बाद जब थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है 70-40 के बाद, बंगाल, है ना? वैसे ये भी मेंस, मुझे नहीं लगता मेंस में यहाँ से कुछ आना है। प्री का तो कुछ भी आ सकता है यहाँ से, मेंस में यहाँ से नहीं पूछेगा जहाँ तक मेरी समझ है। 70-40 में बंगाल का पूरा पड़ा है ना, बंगाल में कैसे कैसे चीज़ें रही है। हिस्ट्री पढ़ते टाइम एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि आपको लगता है कि ये चीज़ वैसे हो जाती तो कितना ठीक होता, है ना? अलग अलग जगहों पे बंगाल का मैं पढ़ रहा था उस टाइम। मेजर अंग्रेजों की जो पहली शक्ति है वो बंगाल से ही आई है, और वहीं से उन्होंने। एक मिनट, है ना, शुरू करते हैं। हाँ, तो वो बंगाल से ही मेजर शुरू हुआ था। उनकी जो भी सत्ताएं थी जहाँ उन्होंने पहले वो पावरफुल हुए, तो वो मेजर बंगाल से था, बंगाल का ही उनका सब काम काज शुरू हुआ। और अपने को देखो, मैं हिस्ट्री पढ़ते टाइम एक और बात कहूँगा, बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि आई थी। अब अपने को पढ़ना, नाम अगर दो ही एंगल तो है, एक तो इंडियन एंगल है किसी भी चीज़ का, इंडियन एंगल, और एक ब्रिटिश। मुख्य कैरेक्टर तो ये दो ही हैं। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहले तो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार नहीं थी ब्रिटिश की, है ना, ये कंपनी थी जो धीरे धीरे इन्होंने अपनी सेनाएं वगैरह बनाई और ये एक राज करने लगी। फिर इसके क्या परिवर्तन आए इसके प्रशासनिक ढांचे में, इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल किस कदर रहा, पहले व्यापारियों का क्या था, कि सरकार का दखल कैसे रहा, उसी तरीके से। और इंडिया का, इंडिया में भी जो मेन कैरेक्टर थे, इंडियन जो अपन इंडियन तरीके से देखते हैं, मेन कैरेक्टर क्या क्या थे? मेन कैरेक्टर थे जमींदार। मतलब अगर जब पहले राजाओं से शुरू करते हैं ना, उस टाइम राजा है, नवाब है ना, वो कौन थे? फिर जमींदार, फिर किसान, और किसानों के साथ ही वो दस्तकार वगैरह आप डाल सकते हो, जो काश्तकार थे, दस्तकार, शिल्पकार, वो सब थे। और उसके बाद अपने नेता, मतलब है ना, जो लड़ रहे थे, जो इन तीनों से हटके थे नेता हैं। फिर जो शुरू में कांग्रेस के, आप बोल सकते हो, कांग्रेस जब से बनी तब कांग्रेस के नेता वगैरह थे। उससे पहले भी जो इंडिविजुअल कुछ नेता लोग काम कर रहे थे उसका। तो अपने को, और धार्मिक सुधार का भी अलग से टॉपिक है, तो उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ऐसे बहुत सारे हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर को भी बोल सकते हो आप, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, है ना? ये सब लोग, तो ये सब कैरेक्टर हैं अपने इंडियन हिस्ट्री के। इन कैरेक्टरों को आप ऐसे देखोगे किसका क्या रोल था, ये लोग किसके पक्ष में थे, राजा नवाबों का क्या था, जमींदार कैसे बिहेव कर रहे थे, ये अलग अलग पोर्शन में कैसा क्या चीज़ चल रहा था। मतलब इंडिया की अगर अपन बात करें तो मेजर पहले बंगाल वगैरह इस इलाके से हुआ, बंगाल संयुक्त प्रांत जिसको यूपी अब हो गया है, अवध वाले इलाके में उनका क्या था, साउथ में उनका क्या हाल था, यहाँ मराठे एक ताकतवर थे, मराठों के साथ उनका क्या चल रहा था, राजस्थान इन सबसे कैसे बचा हुआ था, क्या उनके साथ क्या संबंध थे, है ना? तो ये सब देखते हुए अपन अगर जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ आएगी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर इनका अपन पैरेलल अध्ययन करें तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो अपन बात कर रहे थे बंगाल की। बंगाल में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, अब मेरे ख्याल में थोड़ा नाम वाम पहली बार पढ़े तो इतने सारे बहुत अच्छे से याद नहीं हो पाते, लेकिन मुझे पता है सारा घटनाक्रम, है ना, 70-40
अली खान, फिर वो सिराजुद्दौला का 1757 का प्लासी का युद्ध जिसको निर्णायक माना जाता है। रही सही कसर बक्सर के युद्ध में पूरी हो गई। 1762 था, 63 था बक्सर के युद्ध, 63 या 65 था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इन सब के क्या प्रभाव है, ये सब आपको एक प्रॉपर रीडिंग मारनी है। यहाँ से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चीजें पता चले, एक बैकग्राउंड है, ब्रिटिश कैसे कायम हुए, फिर कैसे वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने वो गवर्नर जनरल बना इसका, धीरे धीरे बंगाल प्रेसिडेंसी का विस्तार कैसे हुआ, बंगाल, है ना, फिर वो बंगाल के अंदर से मद्रास वगैरह कैसे ऑपरेट होते थे। मराठों का पढ़ सकते हो, मराठों की आपसी फूट, मराठों का ताकतवर भी थे वो उस टाइम, आपसी फूट भी थी उनमें। अ, बाकी उनकी आसपास के राज्यों से बहुत अच्छी नहीं बनती थी, है ना। साउथ वाले भी उनसे परेशान थे। राजस्थान में भी उनका दखल था। तो आपसी जो उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी जो उनके नेबर में जो स्टेट्स थे उनके साथ उनकी बहुत अच्छी नहीं बन रही थी। तो ये सब बैकग्राउंड पढ़ते हुए अपन प्रवेश करते हैं 1800 में। 1800 तक आते आते अंग्रेज अच्छे खासे मजबूत हो गए थे। वहाँ पर मद्रास में टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी थी, उस साइड साउथ में, है ना। हैदराबाद के नवाब के साथ उनके हो गए थे। हैदराबाद के नवाब हैदराबाद के नवाब के साथ उनके क्या संबंध थे। बंगाल में तब तक वो बहुत ताकतवर हो चुके थे, बंगाल में उनका दखल बढ़ गया था। अवध वगैरह, इन सब में मतलब ये लगभग लगभग मैं कहता हूँ संयुक्त प्रांत, बंगाल, उस टाइम बंगाल का मतलब है ना, बंगाल बड़ा था। बंगाल का मतलब आधुनिक बंगाल नहीं है। बंगाल में क्या क्या था, बंगाल खुद, बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल मतलब जो बांग्लादेश हो गया है, उड़ीसा उस टाइम पूरा बंगाल में आता था, बिहार भी बंगाल में आता था, है ना। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ तब क्या हुआ था कि इसको अलग अलग तोड़ दिया था। कैसे, पूर्वी बंगाल को अलग रखा था, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार को मेरे हिसाब से अलग रखा था। फिर जब वो 1905 में बहुत सारे जो विद्रोह वगैरह हुए, उसके बाद में विरोध हुआ, उसके बाद जो वापस लिया ना, तो उसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को एकल किया है। उड़ीसा और बिहार उस टाइम से अलग ही रहे, फिर इनको वापस कभी बंगाल के अंदर नहीं लिया। तो उड़ीसा और बिहार कब अलग हुए, बंगाल विभाजन के समय। ये दोनों तो वापस 11 के आसपास शायद वापस ले लिया था। वो मांटेक्यू सुधार आया था, 11 नहीं 9 में, 9 में या 11 में मांटेक्यू सुधार आया था, उसमें उन्होंने वापस ले लिए थे, है ना। फिर उड़ीसा बिहार वहीं से अलग रहे। तो ये सब पढ़ते हुए अपन 1800 में एंटर करते हैं। 1800 में एंटर करने के बाद चीज़ें, आप उसके टाइम मुझे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कॉर्नवालिस का लगा। उसका बहुत अच्छा मतलब, ब्रिटिश के नज़रिए से देखे, प्रशासन के नज़रिए से देखे तो उसका अच्छा दखल था। इन्होंने सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, इन सब का ढांचा खड़ा किया कि कौन सी चीज़ कैसे चलनी चाहिए। उसके लिए कॉर्नवालिस का बड़ा अच्छा योगदान है, उसके बारे में पढ़ा जा सकता है अलग से। अब 1800 के बाद प्रॉपर सरकार का ढांचा आप पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ें कैसे बन रही थी, है ना। वहाँ पर एक्ट बनने शुरू हो गए थे। वैसे 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। अब यहाँ से अपन पढ़ते हुए अपने को लगता है कि वो कैसे डेवलप हो रही थी। ब्रिटिश, आप ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो उनको भी तो एक नए, उनको बड़ा देश मिल गया था जहाँ बहुत पैसा था, वहाँ से वो बहुत अच्छा पैसा बना सकते थे। पहले कंपनी की तरह आए, फिर उनको लगा हुआ गया तो सेना की ज़रूरत है, सेना तैयार की। फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रशासन, सब राजाओं के प्रशासन में दखल बढ़ाया, कुछ राजाओं पे अधिकार कर लिया, कुछ राज्यों पे। फिर वो कैसे बढ़ते जा रहे थे, उसके लिए अपने को एक 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, वहाँ से। फिर मेरे साथ 1784 में क्विट्स इंडिया एक्ट है, ऐसे करके आ रहे थे। फिर 1800 में करते हैं तो 1800 के शुरू में 1812-13 के आसपास एक कोई नया एक्ट आया। फिर 1833 में आया। ये सारी चेंजेज हो रही थी कि वो कैसी प्रणाली चाहते हैं, वो कैसे राज्य शासन करना चाहते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, उससे पहले जो बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली थी, जब वो बक्सर का युद्ध जीता था ना, उसके बाद दोहरी शासन प्रणाली वो क्या थी, वहाँ से वो क्या कहना चाह रहे थे। वहाँ पे एक बहुत वो ऐसा था कि आप देखोगे कि अंग्रेजों ने वहाँ जो चीज़ें, अभी जो सारी चीज़ें बांटी थी, जिम्मेदारियों के जितने भी काम थे, वो सारे इंडियन स्टेट्स को दे दिए थे। एक तरीके से वहाँ के जो नवाब वगैरह थे उनके हाथों में थे। और जो भी फायदेमंद काम था, यहाँ जहाँ से भी पैसा आ रहा था, जहाँ से भी लगान आ रहा था, कर आ रहा था, वो सारे अपने हाथ में लिए।
तो इन दोनों में आप विभेद देख सकते हो। वहाँ से भारत का आर्थिक दोहन बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। 1800 में ही औद्योगिक क्रांतियाँ यूरोप में हो रही थी, उसकी क्रांति कैसे असर कर रही थी पूरे पे, वो भारत तक क्यों नहीं पहुंची। और ये बड़ा, आप यहाँ से सब देखते हुए जाओगे तो आपको दिखेगा आधुनिक भारत की, आज के समय में जो भारत की स्थिति है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार थी, है ना। वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में उस टाइम औद्योगिक क्रांतियाँ हो रही थी, अमेरिका, जापान, वो तैयार हो रहे थे, मजबूत हो रहे थे, है ना। लेकिन अपना एक ब्रिटेन खुद तैयार हो रहा था, वहाँ औद्योगिक क्रांतियाँ आ रही थी, लेकिन अपने भारत में ब्रिटेन ने वो सब नहीं किया, क्योंकि उनको कभी भारत पे रहना ही नहीं था। वो तो आया ही इसी तरीके से थी कि जितना यहाँ से निकाल के ले जा सके, राजा की तरह रहना है, एक उपनिवेश ही बनाना था। ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि पहले जो भी राजा है, मुगल थे, मुगलों और अंग्रेजों का ये बड़ा कहा जाता है कि मुगल और ब्रिटेन, ये अलग से कभी पूछा जा सकता है कि मुगल तो इस देश में आए फिर यहीं बस गए। जो वामपंथी पत्रकार हैं या जो थोड़ा सा आप कह सकते हो मुस्लिम धारा के पत्रकार हैं, उनके जो उनका जो लॉजिक है वो यही है कि मुगल को आप विदेशी ना माने, उनको मुगल आक्रांता ना माने, वो यहीं उन्होंने राज यही किया, वो उन्होंने धन की निकासी बाहर नहीं भेजी, जबकि ब्रिटेन, ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने भारत से जो भी पैसा लिया वो सब बाहर भेजा। तो इनकी ये बड़ी डिबेटेबल टॉपिक है, यहाँ पे खूब सारे बातें की जा सकती है, सवाल तो नहीं बन सकते, आप बेसिक कभी भी डिबेट विबेट में थोड़ी बातचीत की जा सकती है इसके ऊपर, सवाल बनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। फिर अपन 1800 में एंटर कर चुके थे। इसके बाद जो 1820 या 10, 1820 से लेके 1870 तक, इसमें अगर कुछ पढ़ने लायक चीज है ना तो मेरे हिसाब से सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार जो हो रहे थे, ये यहाँ से सवाल बनेगा। यहाँ पर इंडियन की जो प्रॉपर हिस्ट्री है वहां से सवाल बनने के चांसेस कम है। यहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार, जिसको आप नवजागरण बोल सकते हो, वो सब तो हो रहे थे। राजा राम मोहन राय का कैरेक्टर आ चुका था तब तक। वैसे इसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे, मुझे बहुत सारी राजा राम मोहन राय का कैरेक्टर मुझे दिलचस्प लगता है, और कुछ आलोचनाएं भी हैं मेरी तरफ से। आलोचना एक देखा है कि किताब में कहीं भी राजा राम मोहन राय की आलोचना नहीं है। मैं जो बुक्स फॉलो कर रहा था, तो वो एक स्टैंडर्ड बुक, वही विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम वगैरह, वहाँ राजा राम मोहन राय की आलोचना नाम मात्र के बराबर है। लेकिन कुछ आलोचनाएं हैं मेरे पास, इसके बारे में बात करेंगे कभी। अ, दयानंद सरस्वती की आलोचना की है। दयानंद सरस्वती का अच्छा योगदान था उनके, लेकिन उनकी, इन दोनों को अगर पैरेलल है ना, वैसे दोनों अलग अलग अपने एक्टिव थे ना। ये पहले थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा का विरोध किया था। लेकिन लोग इसको अंग्रेजी बाबू, मैं, लोग तो नहीं कहते होंगे, मैं कहता हूँ अंग्रेजी बाबू ही थे ये, मतलब काफी इंटेलिजेंट आदमी था। इसको कितनी तो भाषाएं आती थी, फारसी, फारसी आती थी इनको, हिंदी तो ऑब्वियसली आती थी, बांग्ला आती थी ऑब्वियसली, अंग्रेजी आती थी, है ना, एक आध ग्रीक आती थी। ये सब भाषाएं इनको बहुत अच्छे से आती थी, इन्होंने किताबें लिखी है इनके ऊपर बहुत सारी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा का विरोध। उस टाइम आप देखोगे तो राजा राम मोहन राय का पूरा ध्यान ही महिलाओं और धर्म के धार्मिक सुधारों के प्रति था। अब उनका बहुत ज़्यादा इंडिया में वो ब्रिटिश शासन है उससे बहुत ज़्यादा इनको फर्क नहीं पड़ता था। वो ब्रिटिश शासन से तो यही कहते हैं कि इन चीज़ों को ठीक कराओ, जैसे सती प्रथा के विरोध में उन्होंने खूब एफर्ट लगाए। और फिर 1829 में शायद विलियम बेंटिंक था, कौन था, उस टाइम बंद भी करवाई सती प्रथा, विरोध भी लगी। तो उनके सारे आप कह सकते हो सोशल एफर्ट्स थे। फ्रीडम फाइट, जो अंग्रेजों का राज था उसके खिलाफ राजा राम मोहन राय को मुझे बहुत ज़्यादा अलग से कुछ बातें यहाँ नहीं दिखती चीज़ें। सेम चीज दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती आर्य समाज वाला था। वेदों की और लोटम, इन दोनों में क्या था, ये कहते थे कि वेदों पर वैज्ञानिक, वेदों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे कि इनके ऊपर बात की जा सकती है, डिस्कशन हो सकता है ना, बहस के योग्य है, ऐसा मान सकते हो आप। और दयानंद सरस्वती वेदों को भगवान की कृति मानते थे कि इसमें कोई भी बहस की गुंजाइश नहीं है, जो लिखा है वो बहुत सही है। लेकिन हाँ, ये कह रहे थे कि उनका जो चिंतन है, उनका जो वेदों का चिंतन या वेदों की जो अपन निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें अपने को जरूर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये अपने धर्म में रहते हुए धर्म को सुधारने की बात करते थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ईश्वरवादी थे, वो सब धर्मों का लोग क्या, मतलब अच्छी भाषा में लिखते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते थे। आर्य समाज को वामपंथी लोग कभी भाषा में कहते हैं कि इन्होंने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, है ना। एक चीज और है कि मैं भगत सिंह, दयानंद सरस्वती, गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय, अ, राजा राम, सॉरी, मदन मोहन मालवीय, इन सब के बारे में जब भी कहीं पर भी लाइन लिखी है तो कुछ न कुछ किंतु परंतु जरूर है। किंतु परंतु का मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। इतिहास की ज़्यादातर बुकें उसमें वामपंथियों का अच्छा खासा प्रभाव है। तो इन्होंने हर जगह इफ एंड बट लगाया। जब मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ रहा था, इसके बारे में मुझे एक चीज़ बहुत खराब लगी कि वो भगत सिंह के बारे में जो बात बताई उसके बाद उनका पूरा ध्यान इस पे था भगत सिंह को समाजवादी और वामपंथी प्रूफ करें। मतलब उनका योगदान क्या होना चाहिए, भगत सिंह के जो काम थे, भगत सिंह का जो योगदान था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वो थोड़ी बहुत 4 5 6 लाइनों में बात लिख के उनको वो कर रहे थे, भगत सिंह को वामपंथी धारा का घोषित करने के लिए कर रहे थे कि ये हमारे खेमे के आदमी थे यहाँ पे। देखो भगत सिंह बहुत उजला कैरेक्टर है, उसको इन संकुचित दायरों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर मानस ठीक हो, उनका मंतव्य ठीक हो तब भी समझ आता है, लेकिन जब आप लाइनें पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भगत सिंह को एज ए हथियार यूज कर सके वो दक्षिण पंथ या फिर राष्ट्रवादी, जो कट्टर राष्ट्रवादी लोग हैं उनके खिलाफ, ऐसा कुछ उनकी थोड़ी मुझे मंशा लगी। फिर वापस अपन उस पर आते हैं 1800 में। ये तो इस पे सवाल बन सकता है, ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार है ना, मैं अगर किसी 2 3 सवालों पे लगाऊं तो मुझे लगता है सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार, इस पर बढ़िया सवाल बन सकता है 10 नंबर का, आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि और कोई कैरेक्टर अभी यहाँ पे ये आएगा जिससे, नहीं तो अपने में लिखा हुआ है व्यक्तित्व, जो सिलेबस में व्यक्तित्व लिखा हुआ है उसके बारे में कोई सवाल आ सकता है। गांधी जी के बारे में सवाल पूछ पूछ के बोथे हो गए, बहुत सारे पूछे हुए हैं। उजला कैरेक्टर गांधी जी, बहुत कैरेक्टर, बहुत सवाल बनते हैं, लेकिन पिछले आरएस में इसके ऊपर पूछा जा चुका है। मुझे लगता है कि अगली आरएस में, मेंस वगैरह में, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन तीनों में से किसी एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द कोई सवाल फ्रेम हो सकता है। यहाँ इनका आपस में भी फ्रेम हो सकता है ना। क्या हो सकता है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल तक सीमित थे, दयानंद सरस्वती उत्तर भारत में उनका अच्छा दखल था, तो इसके ऊपर सवाल बना जा सकता है। तो इसके ऊपर आप इनकी आलोचनाएं, होता क्या ना, अगर आप आलोचनाएं किसी कैरेक्टर की तैयार नहीं करोगे तो आपको कैरेक्टर समझ ही नहीं आएगा। उपलब्धियां तो सबको पता ही है, उनका जुझारूपन, उन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाइयाँ लड़ने का मतलब तीर कमान लेके या तलवार लेके खड़े नहीं थे, अपने घर में, अपने समाज में लोग। राजा राम मोहन राय का तो उसकी माँ ने उनको त्याग कर दिया था, माँ उनके पक्ष में नहीं थी, समाज से उनको काफ़ी सुनने वगैरह को मिला था। तो वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो इनके किसी न किसी कैरेक्टर में। मुझे लगता है यहाँ से, इस वाले टॉपिक से एक सवाल जरूर टपकेगा। 10 का आएगा, 10 का नहीं तो 5 का तो पक्का आएगा। व्यक्तित्व में से आएगा या धार्मिक सुधार का कुछ आएगा, कैसे धार्मिक सुधार हुए, महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए किसने क्या एफर्ट्स किए, सती प्रथा कैसे बंद हुई, या उसके इर्द गिर्द कुछ न कुछ बन सकते हैं। सती प्रथा पर अलग से सवाल आ सकता है, सती प्रथा पर तात्कालिक सरकार का या किसी लोगों का, कुछ कुछ जयपुर के राजा वगैरह जो जय सिंह थे, कौन थे, उनका सती प्रथा में करने का अच्छा योगदान रहा, तो वो उन सब के ऊपर सवाल फ्रेम हो सकता है। तो मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ से आज थोड़ा लेट हो रहा है मुझे, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। इसको अब थोड़ा संक्षेप में करेंगे, 5 7 मिनट और रखेंगे, ऑफिस के लिए निकलना है। इन सब के बीच में ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसके ऊपर एक अलग से सवाल मैं अब यही बात करूंगा कि सवाल कहाँ तक बन सकते हैं। पढ़ तो चीजें रखी है ना। आर्थिक नीतियों के ऊपर अलग से सवाल बन सकता है, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां क्या थी। आ, वो भारत को एक मार्केट की तरह देखते थे, है ना, भारत एक बाजार है उसकी तरह देखते थे, वहां से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, वहां से सवाल बन सकता है। औद्योगिक क्रांति को मैं बार बार फोकस देके पढ़ रहा हूँ, इसको तो आप ऐसे भी अलग से पढ़िए, भारत कहाँ पिछड़ गया, भारत में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं पहुंची, है ना, पहुंची भी तो इतनी धीमे क्यों पहुंची, इसके ऊपर सवाल आ सकता है अलग से। आ, ये मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ ना, ये लिखी हुई है 1800 के लिए, 1800 मतलब 19वीं शताब्दी के लिए लिखी हुई है, न्यायालय के प्रति। अब वो 1800 के आसपास की भारत की बात लिखी हुई है, उसको आप आज के रूप में 2026 में देख के सुनना क्या लिखा हुआ था न्यायालय के बारे में। उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में कोई चीजें लिखी हुई है 1800 19वीं शताब्दी की। और आज के बाद में क्या है लिखा हुआ है किताब में, विपिन चंद्रा की ये लाइन है,
व्यवहार में एक अन्य प्रकार की कानूनी समानता उभर कर आई। न्याय काफी महंगा हो गया क्योंकि कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता था, वकील करने पड़ते थे, गवाहों के खर्च को पूरा करना होता था। आमतौर से कचहरियां दूर शहरों में होती थी, मुकदमे वर्षों तक चलते थे। जटिल कानून अशिक्षित और गैर जानकार किसानों की समझदारी से बाहर थे। निरपराध रूप से धनी लोग कानून और कचहरियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। किसी गरीब आदमी को निचली अदालत से अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत तक न्याय की लंबी प्रक्रिया में ले जाने और फलस्वरूप उसे पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी ही उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती थी। इसके अलावा पुलिस तथा शेष प्रशासक के तंत्र के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण न्याय नहीं मिल पाता था। अधिकारी बहुधा धनी लोगों का पक्ष लेते थे, बिना सरकारी कार्रवाई से डरे जमींदार रैयतों पर अत्याचार करते थे। इसके विपरीत अंग्रेजी राज्य के पहले जो न्याय प्रणाली थी वह अपेक्षाकृत अनौपचारिक, शीघ्र और कम खर्चीली थी, है ना। अब ये न्याय प्रणाली के बारे में 19वीं शताब्दी में लिखा हुआ है। अपन उससे 200 साल आगे बैठे हैं, ऑलमोस्ट 21वीं शताब्दी है ना, का फर्स्ट क्वार्टर अपन पूरा कर चुके हैं। और इस वाले जो स्टेटमेंट में अभी जो ये सेंटेंस जो वाक्य मैंने पढ़ा है, जो पैरा, वो ज्यों का त्यों मैं पेस्ट कर सकता हूँ। मतलब कुछ नहीं बदला भाई, न्याय व्यवस्था में कुछ नहीं बदला। ये सेम का सेम मैं पेस्ट कर सकता हूँ आज के किसी भी सवाल के, तात्कालिक सवाल के लिए। मेरी न्यायपालिका से बड़ी शिकायतें हैं, इसके बारे में और कभी बात मैं करता रहूँगा। और सवाल कहाँ से बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, अपने पास 4-5 मिनट और हैं। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव कर दिए थे, आधुनिक उद्योग के बारे में बात हो चुकी थी। अकाल बहुत पड़े भारत में, है ना। अकालों में 3 करोड़ प्लस लोगों की जान गई 1850 से लेकर 1940 तक, अगर कहें तो इससे भी बड़ा आंकड़ा हो सकता है ये। तो आप सोचो, लोग भूख से मर गए, यहाँ तक हालत थी, 3 करोड़ प्लस लोग। तो इसके ऊपर कुछ बातें की जा सकती है। फिर जब से कांग्रेस का उदय है तब सवालों की बौछार तो कांग्रेस के उदय से ही शुरू होती है, जो बन सकती है। देखो, आप इसको ऐसे रीड करो कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसके दो मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक तो थे कि वो भारत का विकास करना चाहती है, वो ये बातें पटल पे रखती थी, है ना। कहने के लिए जो बातें होती थी, भारत का विकास चाहते हैं, उनके जो आर्थिक नीतियां हैं वो भारत के विकास के लिए हैं, भारत पिछड़ा हुआ देश है, उनको मुख्य धारा में लाना है, वगैरह ऐसी बातें करते थे। और दूसरी थी कि भारत क्या कोई भी राजा खुद पर शासन करने के योग्य नहीं है ना, भारत पर शासन करने के योग्य नहीं, कोई ताकत ऐसी नहीं भारत में जो एकजुट रख सके। वो बहुत ताकतवर हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, उनको ऐसा दम्भ था कि ब्रिटिश सरकार बहुत मजबूत है, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। और जब अपन इसके पैरेलल ये पढ़ते हैं कांग्रेस में अपन दो दल पढ़ते हैं, नरमपंथी और राष्ट्रवादी। गरमपंथी नरमपंथी बोलते हैं जिसको। अब नरमपंथ वालों ने ये वाली चीज की बखियां उधेड़ी, है ना। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो शुरू में थे, उन्होंने इस बात की बखियां उधेड़ी कि ये उनकी आर्थिक नीतियों को लोगों के सामने लाए कि ये भारत के किसानों का शोषण कर रहे हैं वगैरह। और जो गरमपंथी दल था, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सैन्य शक्ति की एकड़ी को तोड़ा, है ना। उन्होंने बताया कि सरकार को घुटनों पे लाया जा सकता है। पहले बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बाद में जो बंग बंग के खिलाफ जो हुए, बाल गंगाधर तिलक बड़ा उजला कैरेक्टर है, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से हैं। और इसके साथ ही जब से गांधी जी की एंट्री होती है, तो गांधी जी ने भी ये वाली एकड़ी तो तोड़ ही दी थी, है ना। अंग्रेजों की अपने आंदोलन के लिए सत्याग्रह के प्रयोग वगैरह से उन्होंने ये चीज भी अंग्रेजों को कि अंग्रेज अजय नहीं है। उनको पहले था कि अंग्रेजों को लगता था वो अजय है, तो लोगों में चेतना का विकास किया कि अंग्रेज अजय नहीं है, उनके ऊपर जीता जा सकता है, उनसे लड़ा जा सकता है। इसमें गांधी जी का बड़ा योगदान है ना। वहां से सवालें बनी जा सकती है। फिर अपन को कैसे पढ़ना है कांग्रेस और आंदोलन की जो भी पृष्ठभूमि है उसके बारे में अपन कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहले तो 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ। उससे पहले कौन कौन से पूर्ववर्ती संगठन, व्यक्तित्व, दादा भाई नौरोजी वगैरह उस टाइम एक्टिव थे, वो क्या कर रहे थे, है ना। उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बना ली थी एक इंस्टीट्यूट, वहाँ पर वो एक पार्टी वगैरह कुछ बना के अपने मुद्दे रखते थे। फिर कौन कौन से नेता थे उस टाइम, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे लोग थे, नेताओं के नाम वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन एक्टिव थे। फिर इनका कैसे विकास हुआ 1890 तक जाते जाते। पहले कांग्रेस, ब्रिटिश को कांग्रेस के बारे में क्या लगता था कि ये कुछ पढ़े लिखे लोगों का समूह है, इनको अपन हमेशा थोड़ा बहुत अपने पक्ष में रख के
भारतीय लोगों को ये दिलासा दिलवाते रहेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग धीरे धीरे शामिल हुए, बहुत अच्छे लोगों ने उनको बहुत अच्छे, पहले तो उनकी आर्थिक नीतियों की बखियां उधेड़ी, धीरे धीरे 1900 तक जाते जाते और मजबूत हुए। बाल गंगाधर तिलक वगैरह की जब से एंट्री होती है तो चीज़ें और मजबूत हुई। महाराष्ट्र में अलग से उसके लिए पढ़ सकते हैं। वैसे अभी है ना, मुझे बहुत सारी बात इसमें वे करती हैं, मेजर सवाल तो 1900 से लेके 1965 के बीच में ही है, लेकिन आज के लिए इतनी बात हो पाएगी। मेरा लेट हो रहा है, मुझे निकलना है। हो सकता है कि शाम को मैं एक और वीडियो अपलोड करके डाल दूँ, या फिर अगले वीडियो जो भी होगा उसमें इसके बारे में पहले बात करके फिर आगे जाएंगे। सवाल यहाँ से भी आगे बन सकते हैं। गांधी जी का पूरा कैरेक्टर पढ़ा जा सकता है, उसके ऊपर एक व्यक्तित्व में सवाल आ सकता है। आगे आए, लेकिन गांधी जी को जितना पूछे उतना कम है। सुभाष चंद्र बोस पे आ सकता है, नेहरू पे आ सकता है, इनके व्यक्तित्व के लिए। वैसे नेहरू का फिलहाल कम है पूछने का चांस, लेकिन पूछी जा सकती है। नरमपंथी और गर्मपंथियों के वैचारिक दृष्टिकोण में अंतर पूछा जा सकता है। इन दोनों के जो भारत को आज़ाद करने के तरीके थे वो पूछा जा सकता है। ये लोग किस तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। असहयोग आंदोलन जो 1907 के जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन शायद, उसमें जो कांग्रेस के दो फाड़ हो गए थे। फिर वापस ये जाके 1916 या 17 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 15 में या ऐसा कुछ अधिवेशन में जाके वापस एकल हुए। तो वहाँ तक के बीच में क्या हाल रहे भारत समाज के। फिर वापस गांधी जी के आने के बाद कैसे एकजुट हुए। 1922 में असहयोग आंदोलन तक कैसे भारत के सारे लोग, भारत के महिलाएं, काश्तकार, सब लोग उसमें, किसान, कैसे आंदोलन में भागीदार हुए। फिर असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति की घोषणा के बाद फिर से कैसे दो धड़े हो गए। फिर से वहाँ राष्ट्रवादी जो खेमा था वो गांधी जी से क्यों थोड़ा सा नाराज सा था। सुभाष चंद्र बोस थे उसमें, इवन नेहरू तक थे, लेकिन उन्होंने खुल के फिर सामने जाके कुछ नहीं किया। फिर वहाँ से स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों अलग से होती है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उनके बारे में पढ़ा जा सकता है। लोग जो पुराने लोग थे वो कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ना है, चुनावों का बहिष्कार करना है, लेकिन स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने कहा नहीं, हमें सरकार में भागीदारी करके सरकार का विरोध करना चाहिए। फिर उन्होंने वो कैसे किया, पार्टी में कुछ सीटें भी जीती। फिर 1926 1930 में दो बार बहिष्कार भी हुआ, जिसको धारा सदन कहते थे शायद, उसका, उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। तब भगत सिंह वगैरह के इनके दल पिक्चर में आ गए थे। उनके सब पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या थे, वो देश को कैसे देखना चाहते थे, उनके तरीके क्या थे, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, वो सब चीज़ें अपने बारे में, उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। वो सब चीज़ें भी रोल में आ गई थी, है ना। तो फिर साइमन कमीशन हुआ क्या था, 1922 से लेके 1927 तक शिथिल दौर था। इसमें कुछ खास अलग चीज़ें हुई नहीं, है ना। इसमें वापस वो 1927 के बाद जो साइमन कमीशन के कारण जो तेजी मिली, लाला लाजपत राय किया, लाठी लगने से जो मृत्यु हुई, उसके बाद वापस जो राष्ट्रवादियों का गुस्सा फूटा। उसके बाद वापस 1930, और 1930 के बाद वैसे मैंने इसके बाद का मुझे पढ़ रखा है मैंने अच्छे से पहले भी चीज़ें, तो मुझे पता है। लेकिन अभी एक बार वापस से इस वाली रीडिंग में मैं नहीं कवर कर पाया हूँ। इन सब के बारे में बात करेंगे, चलो आगे, है ना। आज के लिए इतना ही। और इसका मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो जो टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री, इसके बारे में इसके जो सवाल बन सकते हैं मेंस के, उसका एक बार आंसर राइटिंग जैसा कुछ करेंगे, है ना। देखते हैं कैसे चलता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर अपन अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।